वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का एक बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत की नई वजह बन गया है। जी हां, पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि सरकार को धार्मिक ट्रस्टों के पास मौजूद सोना कम ब्याज पर लेना चाहिए। पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान को बीजेपी ने आस्था से जोड़कर खड़ा कर दिया है। हमारे देश में बहुत सोना है निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। अब 20 लाख करोड़ का पैकेज स्वयं प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं, तो क्या ये नेता अपने सारे दल के कार्यकर्ताओं से, अपने हाईकमान से बात करके यदि 1 लाख करोड़ जुटा दे तो उनके मन के मुताबिक 21 लाख करोड़ का पैकेज हो जाएगा। फिर मंदिरों के सोने को हाथ लगाने का विषय ही नहीं आता। और यदि मंदिरों का सोना लेना है तो सभी अलग अलग जो धर्मस्थल है, सभी का उसमें एक साथ योगदान हो, सभी का अपना समर्पण हो। इस प्रकार की एकता की बात कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करते? क्या होगा? दिल्ली ने अपने दिल की बात बता दी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों से उनकी राय पूछी थी। दिल्ली वालों का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेट्रो और डीटीसी बस सेवा शुरू होनी चाहिए, दुकानें ऑड इवन आधार पर खुलनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों का फीडबैक केंद्र सरकार को भेज दिया है, यानी कि गेंद अब केंद्र के पाले में है। दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। आज ही प्रपोजल भेज दिया है और मैंने कल भी बताया था कि जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखो 2 चीज़ों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएँ बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तैयारियां जारी है। फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने को लेकर यहां एयरपोर्ट स्टाफ तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता मनोज लोईवाल की ये रिपोर्ट। हवाई अड्डे से अगली बार जब आप आएंगे तो कैसा होगा सफर, क्या होगा बदलाव, क्या हो जाएगा परिवर्तित और कैसे होगा आपका अगला सफर पहले या पिछले सफर से अलग। मैं इस समय हूं कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। डिपार्चर पर कैसी है तैयारियां, कैसे आएंगे पैसेंजर, यात्री जब घुसेंगे तो कैसे बदलाव होगा। आप जैसे ही आएंगे पहले आप कतार में लगेंगे और उसके बाद नॉर्मली आपका जितना भी लगेज होगा उस पर इस तरह से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जाएगा। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करके आप फिर अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद एंट्री में कहां तक, यहीं तक रोक दिया जाएगा। रोकने के बाद आपके शरीर का तापमान देखा जाएगा। अगर कोई ऐसा तापमान पाया गया या ज्यादा पाया गया तो रोक दिया जाएगा जब तक मेडिकल टीम यहां पर बैठी हुई उसे अप्रूव ना कर दे। सिर्फ यही नहीं, आप ये सोचेंगे कि आप अपना आईडी कार्ड के साथ साथ अपनी टिकट दिखाएंगे कैसे बिना सीआईएसएफ के कर्मचारियों और यहाँ पे जो तैनात उनके कार्यरत उनके अधिकारी रहेंगे उनसे। दरअसल ये है वो मशीन जो आपका आईडी कार्ड स्कैन करेगी। आईडी कार्ड स्कैन करने का मतलब है आपका आईडी कार्ड आपने ठीक इसके ऊपर लगाया, ये स्कैन होगा, लेकिन यहीं तक नहीं, आपको अपना मास्क हटाना पड़ेगा जिससे यहाँ पर बैठे अधिकारियों को ये पता हो कि ये व्यक्ति जो आईडी कार्ड में है और जो इस समय आपके साथ हैं वो भी वही व्यक्ति हो।
सरकार अगर एयरलाइंस को उड़ने की इजाजत देती है तो इस बार फ्लाइट के अंदर काफी कुछ बदल जाएगा। केबिन क्रू को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय। एविएशन जगत से जुड़ी चलिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। अब ये कयास तो लगाए जा रहे हैं कि आखिर पैसेंजर फ्लाइट्स कब रिज्यूम होंगी, लेकिन उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यह कह दिया है कि फ्लाइट्स जब रिज्यूम होंगी तो जो कैबिन क्रू है वो आपको अब नए अंदाज में नजर आएगा। यानी कैबिन क्रू के पास फुल बॉडी सूट होगा, फेस मास्क होगा, फेस शील्ड होगी और हाथों में ग्लव्स होंगे। कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस और बाकी स्टेक होल्डर्स से यह पूछा था कि आखिर जब पैसेंजर फ्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया जाएगा तो फिर कैबिन क्रू की सेफ्टी पर कैसे ध्यान दिया जाए। इसके बाद तमाम एयरलाइंस जिसमें एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो शामिल थे, उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए गए थे और इन तमाम सजेशंस को देखने, पढ़ने और समझने के बाद यह फैसला लिया गया कि तमाम कैबिन क्रू अब एक स्पेशलाइज्ड बॉडी सूट में, फेस मास्क में, फेस शील्ड में और हाथों में कवर के साथ नजर आने वाले हैं। जब भी फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी उसके कम से कम 3 या 4 महीने तक ये जरूर से जरूर किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स ने भी कहा है कि सेफ्टी ऑफ द कैबिन क्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इन तमाम बातों पर गौर करके फैसला लिया गया है। और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार की दिलचस्पी प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने में कतई नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां तक टीएमसी है वह इसमें भी एक कम्युनल एंगल देख रही है श्रमिकों को लाने में। अजमेर दरगाह से ट्रेन करके वहां से श्रमिकों को ले आती है। जो बंगाल के लोग अजमेर दरगाह में फंसे थे वहां से तत्कालीन परमिशन देके ट्रेन करके अजमेर दरगाह से लोगों को ले आती है। किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती है। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंगाल के सर्वाधिक श्रमिक किसी राज्य में पूरे हिंदुस्तान में है तो वो महाराष्ट्र में है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र से बंगाल ने अभी तक एक भी ट्रेन चलने की अनुमति नहीं दी है। अजमेर दरगाह के लोगों को लाया गया, कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें भी लाना चाहिए। उत्तराखंड में भी फंसे हुए बंगालियों को लेकर आना चाहिए। यह भी ममता बनर्जी का ही दायित्व है। आप ममता बनर्जी की सच्चाई को देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल ने अभी मात्र 9 ट्रेन, आज जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मात्र 9 ट्रेन को इजाजत दी है, परमिशन दी है वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के लिए। कहां तो उत्तर प्रदेश में 487, कहां बिहार में 254 और वेस्ट बंगाल के कई श्रमिक अन्य राज्यों में हैं, मगर केवल 9 ट्रेनों को अभी तक परमिशन दिया गया है। आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन की, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद, पीयूष गोयल रेल मंत्री के फोन करने के बावजूद, वहां से चिट्ठी जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी ममता सरकार एक तरह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। ममता बनर्जी के निर्मम एटीट्यूड के कारण, उनकी निर्मम मनोवृत्ति के कारण पूरे हिंदुस्तान में बंगाल के जो श्रमिक हैं वो बहुत कुछ सह रहे हैं। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, आपको बता दें कि चौथी बार जो है वो जो पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया है, राहत पैकेज, उसको लेकर ऐलान करने वाली हैं। 4 बजे वो बताएंगी और ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर खास तौर पर होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और वो उससे जुड़ी खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर घमासान हो रहा है, लेकिन मजदूर अपने मुश्किलों की परवाह किए बगैर मंजिल की तरफ निकलते ही जा रहे हैं। देखिए मजदूरों की हालत बताती है ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और आप मेरे ठीक लेफ्ट साइड देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि वाहनों की चहल पहल ये एक हद तक कंट्रोल कर सके। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे यहाँ रेलवे स्टेशन है
जहां से लोग आए जा रहे हैं तमाम अलग अलग राज्यों से, क्योंकि श्रमिक ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, वहां से लोग आ रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि उनको कहां पे जाना है। अगर उनको विद इन दिल्ली कहीं जाना है तो उनको बताया जा रहा है ये सारी बसेस हैं जो कल से दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। माइग्रेंट्स और वर्कर्स जो भी लोग आ रहे हैं, अगर उनको किसी दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है तो उनको ये बस वहीं पे ड्रॉप करेगी। लॉकडाउन में कई ऐसे लोग हैं जो हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले थे। अब उनके घर पे ना ही चूल्हा जल रहा है और ना ही चीजें हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में आए हुए शैलेश के घर पर, जहां पे वो खुद तो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, हर रोज कमा के हर रोज खाते थे। 4 लोगों का ये परिवार है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन घर की ये तस्वीर देखिए, सच में रोना आ जाएगा। जो बोतल्स है वो पूरी तरीके से खाली है, खाने का एक दाना नहीं है घर के अंदर, अगर है तो बस थोड़ा सा तेल और नमक बचा हुआ है। खाना पिछले कई दिनों से नहीं है उनके पास। लायन के इस दौर में जिसको जो मिल रहा है अपने उसी साधन से निकला है। आप सिर्फ कल्पना करिए, ये गन्ना पेरने वाली वो गाड़ी है जो लोगों की रोजी रोटी चलाती है। इन गाड़ियों पे गन्ने का रस पेराई करते हैं, उसे बेचते हैं और उसके बाद अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन अब इसी गाड़ी को लेकर के ये लोग हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बहराइच अपने गांव निकले हैं। इस तरह की 2 गाड़ियों पर यह परिवार निकला है और इन परिवारों की व्यथा एक ही है कि 2-3 महीने से जब काम नहीं मिले तो अब ये लोग इन गाड़ियों को ही लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़े हैं। कब आप लोग निकले, कहां से निकले? हम सर गुड़गांव से आ रहे हैं और हमें संडे को निकले थे और संडे को आज 5 दिन हो गए रास्ते में। जहां हमें खाना मिला तो खाए, नहीं मिला तो ऐसे चल रहे हैं। रात हुई जहाँ वहीं सो जाते थे। अब आज उम्मीद है पहुँच जाएंगे। आज पहुँचने की उम्मीद है, आज बहराइच पहुँच जाएंगे। तो ये बताइए कि ये गन्ना पेरने वाली गाड़ी है ना? हाँ सर, गन्ना पेरने वाली गाड़ी है। हाँ सर। तो लेकर के क्यों निकल आए? तो सर क्या करें, इतने दिन 2 महीना हो गया था लॉकडाउन को और मकान मालिक कह रहा था कि मतलब किराया वराया दो, तो हमारे पास पैसा नहीं, राशन कहाँ से लाएं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और राहत पैकेज की तीसरी किश्त का ऐलान करेंगी। 13 मई को वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबारियों के लिए पैकेज की घोषणा की थी। 14 मई को किसानों और मजदूरों के लिए राहत का ऐलान भी किया गया था। आज होटल और पर्यटन उद्योग के बारे में हो सकता है उन्हें राहत की कोई खबर सुनने को मिले, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इंडस्ट्रीज में से एक रही है। इसलिए बहुत संभव आज उन्हें राहत मिलेगी। प्रवासी श्रमिकों के साथ ही मिडिल क्लास के उन लोगों को, लोअर मिडिल क्लास के उन लोगों को जिनके पास अपनी आवासीय सुविधा नहीं थी, उन लोगों के लिए भी एक जो व्यवस्था तय की जा रही है कि इनको सस्ते में किराए पे मकान मिल सके या इनके पास अपने मकान हो सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर जो एक व्यवस्था इसमें की जा रही है, मुझे लगता है कि देश के करोड़ों प्रवासी कामगार और श्रमिक इससे लाभान्वित होगा। साथ साथ युवाओं के लिए भी एक जो बड़ी घोषणा हुई है, शिशु, किशोर और तरुण मुद्रा योजना में लोन की व्यवस्था। सबका कहना है कि अभी बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, दमे के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कैंसर वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो जाता है। सबका ये मानना है कि इन लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।